स्वागत है आप सबका। आज हिंदी में जो टॉपिक लेकर के आए हैं वह है शब्द एवं उनके भेद। छोटा सा वीडियो रहेगा, मजेदार रहेगा। शब्द के बारे में, शब्द के भेद के बारे में अगर आपको भ्रम है तो वह सब जरूर दूर हो जाएगा। और एक बात आप लोगों को सूचित कर दूं कि अब जो भी वीडियो बनाता हूं, जिस टॉपिक पर बनाता हूं, तो उसका प्रैक्टिस सेट भी अब आप लोगों को दे दिया जाता है। और चैनल का नाम विद्या वॉरियर्स है, तो इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, विद्या वॉरियर्स। पीडीएफ उसमें अपलोड कर दिया जाता है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, शब्द एवं उनके भेद को समझते हैं। सबसे पहले हम शब्द को लेते हैं। शब्द क्या है? तो शब्द से पहले हम थोड़ा सा वर्ण समझ लें कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कही जाती है। यानी वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उसको जब हम उच्चारित करते हैं तो ध्वनि निकलती है, इसलिए ध्वनि को भी भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। उसी ध्वनि को जब हम संकेत रूप में लिख दे तो वही वर्ण है। ठीक, अब चलते हैं शब्द पर। शब्द क्या है? अब इन्हीं वर्णों को अगर हम मिला दें तो शब्द बनते हैं, लेकिन सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब सधन अर्थक, यानी अर्थ सहित होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। ठीक, यानी परिभाषा अगर दें तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब ये शब्द भी अब वैसे दो भागों में बांट दिया जाता है, सार्थक और निरर्थक करके। ये कोई विशेष आधार नहीं है, क्योंकि जब शब्द जो है वर्णों का सार्थक समूह है तो फिर निरर्थक, मतलब सार्थक होगा तब शब्द होगा, तो फिर निरर्थक वाला शब्द कैसे है? तो शब्द होना ही नहीं चाहिए। इसलिए लेकिन बोलने के लिए कुछ आधार चाहिए, इसलिए कह दिया जाता है सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ठीक, चाहे तो एक विभाजन यह भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब सार्थक का मतलब जैसे हम कहते हैं कमल। अब कमल कमल के योग से बना तो कुछ अर्थ निकला। अब इसी को हम लकम कह दें, ल इधर लाए, क उधर करते हैं, लकम। अब लकम का क्या अर्थ है? ठीक, तो उसको हम यहाँ प्रकार में शामिल नहीं किए हैं। अब चाहे तो आप उसको जानते रहिए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब चलते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद, शब्द कितने प्रकार के हैं? तो शब्द भेदों के आधार कई चुने गए हैं, उन्हीं आधारों पर विभाजन किया जाता है। हम एक एक आधार लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो पहला लेते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। माने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति का अर्थ आप जानते हैं। ठीक, मतलब सरल शब्द में समझिए कि उत्पत्ति, माने ये उत्पन्न कहाँ से हुए, ये शब्द बने कैसे, उत्पत्ति इनकी कैसे हुई, उस आधार पर जब हम देखेंगे तो वह व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का प्रकार माना जाएगा। तो इस आधार पर हम देखें तो हम यहाँ 5 प्रकार लेकर के आए हैं। हो सकता है कुछ पुस्तकों में इनमें से कम दिया हो। ठीक, अब हड़बड़ाए ना, अब जाने। तो पहला व्युत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द। अब तत्सम का अर्थ होता है तत्धम सम, माने उसके समान। ठीक, तो उसके समान का अर्थ अगर संस्कृत में देखें तो हो जाएगा तस्य सम, माने उसके समान। कहने का मतलब हिंदी का जो शब्द है, आप जानते हैं इस चीज को, मैं पहले ही वीडियो में हिंदी भाषा की उत्पत्ति में अच्छी तरह से समझा चुका हूं। हिंदी भाषा की विकास यात्रा जो बताया था कि किस प्रकार से यह प्राचीन संस्कृत से लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, और फिर अपभ्रंश से आए। ठीक, उसका सबसे उत्तर रूप औहथ्य आया, फिर इस तरह से कैसे हिंदी शब्द आए। तो कुछ शब्द तो संस्कृत के ज्यों के त्यों रह गए, वैसे ले लिए गए, और कुछ शब्दों में विकार उत्पन्न हुआ, यानी परिवर्तन हुआ, वो विकृत होकर के आए। ठीक, तो जो शब्द संस्कृत से ही
संस्कृत निष्ठ हैं, यानी संस्कृत के ही शब्द हैं, तो उसे कहेंगे तत्सम, उसके समान, तत्सम। तो जैसे एक उदाहरण ले लिया हूं प्रस्तर। अब प्रस्तर ये संस्कृत शब्द है, ठीक। अब तद्भव में, अब तद्भव का अर्थ हुआ तत्धन भाव, तत्धन भाव यानी तस्मात् भाव, माने उससे उत्पन्न। अब उससे का मतलब संस्कृत से, यानी जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, लेकिन हूबहू संस्कृत शब्द नहीं है, ठीक, उसमें विकृति आ गई है। तो तत् ऐसा शब्द, जैसे इसी प्रस्तर का विकृत रूप हमने यहां दिखा दिया है पत्थर। यह पत्थर जो है प्रस्तर से ही बना हुआ है, तो पत्थर जो हो गया वह तद्भव माने उससे उत्पन्न, और प्रस्तर हो गया तत्सम माने उसके समान, यानी उसके समान माने संस्कृत के समान, संस्कृत के शब्द के समान, और पत्थर हो गया उससे उत्पन्न यानी तद्भव। अब आप तत्सम और तद्भव में कंफ्यूज न हो। चलिए अब लेते हैं विदेशी। ध्यान देना, ये व्युत्पत्ति के आधार पर चल रहा है यह प्रकार। अब विदेशी, हिंदी भाषा में विदेशी शब्द बड़ी सरलता से स्वीकार कर लिए गए हैं और उनका धड़ल्ले से प्रयोग होता है। उन शब्दों को विदेशी शब्द कहेंगे। जैसे मैं एक दो उदाहरण ले लिया हूं, अब इनकी पूरी सूची यहाँ पढ़ाना संभव नहीं है, इनके लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा, उसमें देशी शब्द विदेशी शब्द के बारे में और ये सब चर्चा करेंगे। फिर प्रत्यय उपसर्ग मतलब तमाम चीजें हैं जो अलग चैप्टर में, अलग वीडियो में आप कह लीजिए, चैप्टर तो नहीं, अलग टॉपिक में ही बताया जा सकता है। उदाहरण ले लिया हूं समझाने के लिए। जैसे विदेशी शब्द में आप आल्पीन का प्रयोग करते हैं, आल्पीन, ये आल्पीन जो है पुर्तगाली शब्द हुआ। ईमान, ईमान अरबी शब्द है और हम हिंदी में इसका धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। अब ये देखिए, एक तत्सम हुआ, एक तद्भव, एक विदेशी, अब एक देशज। देशज, ज जहां लग गया उसका अर्थ हम क्या लगाएंगे, जन, माने उससे उत्पन्न। ज का अर्थ जहां भी आ जाए आप जान लीजिए उससे जन्म लिया हुआ या उत्पन्न। तो देशज का मतलब हुआ, या आप इसको देशज कह लीजिए या देसी शब्द, ठीक। अब ये देसी शब्द वे शब्द होते हैं कि जिसकी व्युत्पत्ति का पता हम नहीं लगा सकते। ये तद्भव शब्द हुआ, तत्सम हुआ, इन सबका तो कैसे आता है, संस्कृत में विधिवत नियम है हर शब्द की उत्पत्ति के लिए जो संस्कृत शब्द है। लेकिन ये जो देसी शब्द हैं इनका कोई नियम नहीं है। जैसे खिचड़ी, पगड़ी, अब आप कहेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, व्युत्पत्ति कैसे हुई, तो यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ये सब देसी भाषा के शब्द हैं, ऐसे ही बना लिए गए हैं बोलचाल में, ठीक। अब चलते हैं अगला लेकर संकर शब्द, व्युत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज। एक है संकर। संकर देखिए, ये तालव्य वाला सया नहीं होना चाहिए, वो तो हो जाएगा शंकर भगवान, यानी सम करोति ऐसा शंकर, जो कल्याण करे वह शंकर। यह संकर का मतलब मिश्रित, मिश्रण, मिश्रण शब्द। मिश्रण से तात्पर्य हुआ कि विदेशी शब्द भी मिला रहे और हिंदी भी उसमें मिल जाए। जैसे देखिए रेल गाड़ी, रेल जो है अब जाते हैं RAIL, रेल, या रेल शब्द जो है यह शुद्ध विदेशी शब्द हुआ, और गाड़ी ये देशज शब्द हुआ, अपने यहाँ का देसी शब्द, और मिल करके बन गया रेल गाड़ी। तो ऐसे शब्द भी हैं जिन्हें संकर शब्द कहते हैं। और वैसे भी भाव में, बोलचाल में ऐसे शब्द उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे एक सज्जन बात कर रहे थे तो बात ही बात में कहे, अरे तब तो गड़बड़ेशन हो जाएगा। हमने कहा भाई ये गड़बड़ेशन चलिए ठीक है, संकर शब्द में ले सकते हैं इसको। अब गड़बड़ शब्द देसी शब्द ले लिए और उसमें प्रत्यय जोड़िए ATION, जो है अंग्रेजी में जोड़ते हैं, तो बन गया गड़बड़ेशन, ठीक। अब यह हुआ व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज, संकर, ठीक। अब दूसरा आधार लेते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार का मतलब हुआ कि हम जब रचेंगे, उसको निर्माण करेंगे शब्द का, तो इस तरह से कितने विभाजन कर सकते हैं। तो पहला है रूढ़ शब्द। जरा इनको कायदे से आप समझ लेना, क्योंकि कुछ छात्र कंफ्यूज होते हैं इन शब्दों को समझने में। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द वे होते हैं, पहले रूढ़ का आप अर्थ समझ लीजिए। रूढ़ का मतलब ये होता है कि जो एकदम जमा हुआ हो, परिवर्तित न हो,
जैसे हम रूढ़िवादी शब्द सुनते हैं ना कि जो बदलने के लिए तैयार ही न हो, तो ऐसे ऋण शब्द होता है। जैसे तो ऋण शब्दों का क्या होता है कि पहले तो उनका अर्थ एक ही निश्चित रहेगा, लेकिन निश्चित से विशेष अर्थ नहीं है इसका। अगर हम नाक जैसे है इसका खंड कर दें, ना अलग कर दें और क अलग, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। यानी ऋण शब्द वे कहलाएंगे कि जिनके वर्णों का अगर हम खंड कर दें, यानी शब्द का टुकड़ा कर दें, उसे शब्दांश कहेंगे। शब्दांश यानी शब्द का अंश बना दें, दो अंश में तोड़ दें, तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। माने उन शब्दांशों का कुछ अर्थ नहीं निकलता, यानी उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वे शब्द ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे नाक में ना का कोई अर्थ नहीं, कान में का और न का कोई अर्थ नहीं, ठीक, तो ये शब्द ऋण शब्द कहलाएंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब यौगिक, यौगिक का अर्थ, यौगिक शब्द योग से बना है। योग में जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो यौगिक, ठीक। तो जो योग से बने यानी दो शब्दों के योग से, तो जो दो शब्दों के योग से बनेंगे, तो चूंकि शब्द सार्थक होते ही हैं, तो उनका दोनों भाग सार्थक होगा और वो मिल करके एक नया शब्द बना देंगे, यानी एक नए शब्द की रचना हो जाएगी। इसीलिए रचना के आधार पर कहा गया है। अब जैसे यहां देखिए दूध वाला, दूध वाला, ये दो खंड हो गए, ठीक। दूध भी अपना अर्थ रखता है, वाला भी अपना अर्थ रखता है। वाला किसको कहेंगे? जो किसी चीज का ओनर हो, मालिक हो, ठीक है, वही वाला शब्द प्रयोग करते हैं। तो दूध वाला, अब दो शब्दों के योग से बनाते हैं, यौगिक हो गया, ठीक। अब यह यौगिक शब्द कई आधार पर बनाया जाता है। माने जब यौगिक शब्द की रचना की जाती है, रचना के आधार पर तो आप पढ़ रहे हैं, तो कई आधार पे इसकी रचना की जाती है, उसको भी देख लेते हैं, जो कि बाद में अलग अलग टॉपिक में बताए जाएंगे। जैसे प्रत्यय के योग से, प्रत्यय के योग से हम शब्द की रचना कर लेते हैं, जैसे पढ़ाई, ठीक। उपसर्ग के योग से, अब यहाँ नि उपसर्ग लगा दिए हैं, निर्बल, निर् उपसर्ग है और बल, निर्बल, ठीक, एक नया शब्द आ गया। बल आप समझते हैं, निर्बल हो गया। उपसर्ग और प्रत्यय कभी कभी दोनों मिल जाते हैं, तब बन जाता है शब्द जैसे आध्यात्मिक, ठीक, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक का मतलब हुआ अधि उपसर्ग अलग है, अधि, याद देना आधि नहीं है, अधि होगा। अभी हम समझा रहे हैं आ क्यों बनेगा। अधि धन आत्म, आत्मा, आत्म, तो हो जाएगा अध्यात्म, ठीक। और जब एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो एक प्रत्यय जोड़ने से पहला जो वर्ण होता है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है, तो एक जोड़ेंगे तो अ का हो जाएगा आ, तब बन जाएगा आध्यात्मिक, ठीक। प्रत्यय बताएंगे तो ये सब बताएंगे। अब समाज से भी बनता है नया शब्द, यौगिक शब्द, जैसे राजपुरुष, राज अलग से पुरुष अलग से, राजपुरुष समास हो गया, राजा का पुरुष, एक सामासिक यौगिक शब्द बन गया। आशा है आप समझ लिए, इसके साथ लेना हो तो आप ले लीजिए। हाँ चलिए देखिए, छूटा जा रहा था। अब एक प्रकार योग ऋण, ये तीसरा प्रकार है। पहला ऋण, दूसरा यौगिक, तीसरा योग ऋण। तो ऋण आप समझ लिए, इसका खंड करें तो वे खंड सार्थक नहीं होंगे। यौगिक में आप समझ लीजिए कि दो शब्दों के योग से यह बनता है, और किस प्रकार बनाया जा सकता है, प्रत्यय से, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिलाकर के समास करके, ठीक। अब एक तीसरा प्रकार हुआ योग ऋण। अब इसमें आप यौगिक और ऋण दोनों के गुण ले लीजिए। तो दोनों के गुण से तात्पर्य है कि यहाँ योग तो होगा, दो शब्द बनेंगे, लेकिन ऋण का अर्थ अभी हमने जो बताया ना कि जो अपरिवर्तित न हो, लेकिन यह किसी विशेष अर्थ के लिए निश्चित कर दिया जाएगा, यानी एक निश्चित अर्थ ही उसका निकाला जाता है। अर्थ और निकल सकते हैं लेकिन उन्हें नहीं सही माना जाएगा, तो उसे कहेंगे योग ऋण। माने योग शब्दों के योग से बना है लेकिन ऋण हो गया है, यानी वह किसी की पर्यायवाची के रूप में निश्चित है कि वही अर्थ होगा, दूसरा नहीं हो सकता, इसलिए कहेंगे योग ऋण, ठीक। जैसे आप देखिए जलज, अब जलज का मतलब हुआ जलज, जल जो है उपपद लगा हुआ, तो अब जलज, जलज का मतलब क्या हुआ कि जल में उत्पन्न। अब जल में उत्पन्न क्या क्या चीजें होती है, बहुत सारी चीजें हैं।
लेकिन जलज का केवल अर्थ लगाया जाएगा कमल। तो दो शब्द देखिए, जलज योग से बना है शब्दों के, लेकिन रूढ़ है, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द हुआ। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, पेट, तो क्या लंबोदर भगवान क्या कहते हैं, गणेश का ही पेट केवल लंबा था। बहुत सारे लंबोदर हमारे आपके समाज में ही देखने को मिलते हैं, 10-20 कचौड़ी चली जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऐसे भाग्यशाली लोग हैं। यहाँ तो 2 रोटी में भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो जलज कमल के लिए, लंबोदर भगवान गणेश के लिए निश्चित हो गया है इसका अर्थ। आशा आप समझ गए, इसके साथ ले लीजिए। अब तीसरा आधार देखें, अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द बन सकते हैं, इनको सब आप जानते हैं, एक बार केवल देख लीजिए। जैसे एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द वे होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ हो। ठीक, जैसे हमने लिख दिया पेट, पेट का अर्थ केवल पेट से होता है। ठीक, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी का मतलब एक शब्द के कई अर्थ हों, यानी एक से अधिक अर्थ हों। इस पर एक मजेदार वीडियो भी मैं दिया था कि हरि बोला हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, हरि हरि ही में गए तब हरि भय उदास। उसमें हरि के कई अर्थ समझाए थे। तो जब एक से अधिक अर्थ हो तो यानी कार्थी शब्द है। जैसे यहाँ देखिए नाक लिख दिया हूं। ठीक, अब नाक मतलब एक शरीर का अंग, नाक, और एक स्वर्ग, अब 2 अर्थ हो गए, यानी इसी को कहेंगे अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची आप जानते हैं। ठीक, जैसे सस चंद्रमा की पर्यायवाची। ठीक, विपरीतार्थी विलोम शब्द, जैसे रात का विलोम दिन, इस तरह से। अब विकार के आधार पर शब्दों के प्रकार। विकार, विकार आप समझते हैं ना, परिवर्तन हो जाना, यानी तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द 2 होते हैं। तो विकारी शब्द में जो आप अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे ना, शब्दों के वाक्यों के भाग, वही तो हिंदी में भी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, यही होते हैं 8। अब इसी को आप अंग्रेजी में हो सकता है ज्यादा पढ़े हो, हिंदी वाला कम पढ़े हो, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, देखिए संबंध बोधक प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक कंजक्शन, कंजंक्शन, और विस्मयादि बोधक मतलब इंटरजेक्शन। इसमें से जो शुरू के 4 हैं, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द का अर्थ होता है कि जिन शब्दों में वचन, पुरुष, लिंग, इन सब के अनुसार परिवर्तन हो जाए, ठीक, और क्रिया भी उसमें होती है, तो परिवर्तन हो जाए, तो ऐसे शब्द को विकारी शब्द कहेंगे। ठीक, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सब में परिवर्तन होता है, लिंग, वचन, पुरुष, इन सब के अनुसार। जैसे आप किसी को देख लीजिए, अब वह जा रहा है, अगर हम क्रिया लगा दे जा रहे हैं तो कहना पड़ेगा वे जा रहे हैं, वह का वे बन गया, संज्ञा बदल, मतलब ये तो सर्वनाम का उदाहरण हुआ, सर्वनाम बदल गया। संज्ञा में लेना है, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, बहुवचन में किया तो परिवर्तन हो गया। जब परिवर्तन हो जाए तो विकारी शब्द है। ठीक, लिंग, वचन, पुरुष, इन सबसे अगर परिवर्तन हो जाए तो वे विकारी शब्द होंगे। सर्वनाम का हमने बता दिया है उदाहरण, जैसे हुआ हुए। विशेषण, विशेषण में भी यही होता है, और इसी प्रकार क्रिया में जैसे जा रहा है, जा रही है, बता जाते हैं लिंग वगैरह के अनुसार। अब फिर अविकारी, जो शेष 4 बचते हैं, क्रिया, विशेषण, संबोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इनमें विकार नहीं उत्पन्न होता है, लिंग, पुरुष, वचन, इन सब के आधार पर। ठीक, तो ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये अविकारी शब्द ये 4 हैं। अब जब विकारी अविकारी शब्द अलग से पढ़ाया जाएगा तभी व्यापक रूप से इसे बताया जा सकता है। अब 5वां, यह आधार बहुत कम हो सकता है आपको मिले पुस्तकों में, इसको कहीं कहीं अर्थ के आधार पर विभाजन दिखाते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर देखिए विभाजन यहाँ कर दिया हूं। इसका विभाजन अर्थ की जो अभिव्यंजना होती है, ठीक, माने किस प्रकार के अर्थ की सूचना हमको मिल रही है, अभिव्यंजना हमको अभिव्यंजना हो रही है, उस आधार पर विभाजन 3 प्रकार की। दरअसल ये शब्द शक्ति के आधार पर विभाजन है। शब्द शक्ति 3 होते हैं,
अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उसी आधार पर इनका विभाजन किया गया है। इसमें अर्थ की अभिव्यंजना किस तरह से हो रही है उस आधार पर यह विभाजन किया गया है। तो पहला वाचक, वाचक का अर्थ होता है अभिधा। अभिधा का मतलब होता है कि जो शब्द जिस लिए कहा जाए उसका वही अर्थ निकले। जैसे वह गधे पर बैठा है, तो गधा यहां जो है वह गधा ही है, गधे के लिए गधे शब्द आया है। ठीक। और लाक्षणिक, लाक्षणिक में ध्यान देना बेटा, लाक्षणिक में उस शब्द से मिलते लक्षण वाला अर्थ, उसका जो उस शब्द का जो लक्षण हो उससे अर्थ निकाला जाता है, इसलिए इसको लाक्षणिक कहते हैं। लक्षण मिलता है, जैसे वह लड़का गधा है, यहां आपने देखा गधा गधा है, लेकिन वह लड़का गधा है, लड़का तो गधा हो नहीं सकता। अध्यापक अक्सर बच्चों को गधा कहते हैं और आपको भी हो सकता है कहा गया हो गधा, तो आपने क्या अर्थ समझा, वहां अर्थ आप समझ लिए मूर्ख, क्योंकि लड़का गधा हो नहीं सकता, गधे का एक लक्षण है मूर्खता, इसलिए उस लड़के को क्या बना दिया, मूर्ख। यह लक्षण से अर्थ ले लिया गया, इसलिए यह लाक्षणिक हुआ। ठीक। अब व्यंजक यानी जिसमें व्यंजना होती है, ये बहुत मजेदार शब्द शक्ति है, इसको बहुत मजे विद्वान बोलते हैं, आप भी कभी कभी बोल लेते हैं। व्यंजना में क्या होता है कि इसमें ऐसे शब्द होते हैं कि जो कहा जाता है न तो सटीक वही अर्थ होता है अभिधा की तरह, न तो उसके लक्षण पर ही होता है लक्षणा की तरह, बल्कि एक अलग अर्थ ही निकाल लिया जाता है, एक अलग अर्थ ही निकाल लिया जाता है। जैसे आप लोग कहीं कक्षा में बैठ करके ऐसा किए हैं, पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है 10 बजे से टूर्नामेंट शुरू होगा, चलो हम लोग चलेंगे, तब तक 10 बजे तक पढ़ लेते हैं, और सर जी पढ़ाने में लगे हुए हैं। अब आप ये तो खुल के बोलने में डरेंगे कि क्रिकेट शुरू हो गया, चल क्रिकेट देखे, ना ना ना, आप धीरे से कहेंगे है भला 10 बज गया, 10 बज गया। तो आपका अभिप्राय 10 बजना बताना नहीं है, बल्कि आपका अभिप्राय है कि टूर्नामेंट शुरू है, मैच 2 टीमों की शुरू है, यानी चलना है। आप कहेंगे 10 बज गया, वो भी झोला उठाएगा या धीरे से। हाँ, ऐसे लोग बैक बेंचर ही होते हैं जो पीछे बैठते हैं कक्षाओं में, ठीक, जैसा कि निकलने में आसानी रहे। तो यह हो जाता है, जैसे मैं ये उदाहरण ले लिया हूं, ये 10 बजे क्रिकेट शुरू होने वाला हो और कोई कहता है कि 10 बज गया, तो इसका मतलब हुआ क्रिकेट शुरू हो गया। ठीक। धारावाहिक देख रहे हैं, महिलाएं धारावाहिक की प्रेमी होती है ज्यादा, वो क्या करती है, अगर टाइम पॉइंट जानती है वो बताना, तो अगर 7 बजे से आ रहा है सरिया, तो नहीं 7 बज गई, 7 बज गए, अब 7 बज गए का मतलब का धारावाहिक आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, ये अभिव्यंजना है। ठीक। तो ट्रेनिंग की किसी को जरूरत नहीं होती है, जब भाव जगता है तो सब बोल लेते हैं सब। ठीक है, आप इसके साथ लेना चाहें तो ले लीजिए।